मिला टाइम्स में खुशामदीद। ये तस्वीर पिछले 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हर कोई इसको शेयर कर रहा है, अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहा है। मुसलमानों की बेबसी पर गुफ्तगू की जा रही है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले भी इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी लगातार इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हालांकि ये ओरिजिनल तस्वीर नहीं है, बल्कि AI जनरेटेड तस्वीर है, जिसमें देखा जा रहा है तेजस्वी यादव सोफा पर बैठे हुए हैं। उनके साथ मुकेश सहनी भी सोफा पर बैठे हुए हैं। दोनों चाय पी रहे हैं और एक नौजवान, एक शख्स उनके पांव के नीचे दरी बिछा रहा है और उसके सर पर टोपी है, जिससे साफ पता चल रहा है कि दरी बिछाने वाला एक मुसलमान है, कोई और नहीं है। तेजस्वी यादव की खिदमत करने वाला, उनका नौकर मुसलमान है, कोई और नहीं है। और लगातार बातचीत की जाती है। कहा जाता है कि सेकुलर पार्टियों में मुसलमानों का किरदार सिर्फ दरी बिछाना रह गया है, मुसलमानों का काम सिर्फ कुर्सियां लगाना रह गया है, मुसलमानों का काम सिर्फ स्टेज सजाना और नेताओं की खिदमत करना रह गया। और ये जो बात की जाती है, इसको बाज़ाब्ता इस तस्वीर के ज़रिए, इस विजुअल के ज़रिए समझाया गया है। और ये तस्वीर वायरल पिछले दिनों में कल से वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि कल पटना में बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा, अगर 2025 के बिहार असेंबली चुनाव में इंडिया अलायंस को जीत मिलती है, महागठबंधन सरकार बनाती है, तो इस सरकार में चीफ मिनिस्टर के ओहदा पर फाइज होंगे तेजस्वी यादव। सभी को पता था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव ही अगले चीफ मिनिस्टर होंगे, इसमें किसी को शक नहीं, किसी को शुबा नहीं। लेकिन आरजेडी ये चाह रही थी कि उनके नाम का ऐलान बाज़ाब्ता हो जाए, तेजस्वी यादव को पहले ही चीफ मिनिस्टर नामजद कर दिया जाए। राहुल गांधी नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन कांग्रेस को आरजेडी के दबाव में आना पड़ा, ऐलान करना पड़ा। आपको याद होगा जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी थे, तेजस्वी यादव थे, मुकेश सहनी और इंडिया अलायंस की जो दूसरी पार्टीज है उन सब के नेता मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों ने राहुल गांधी से एक सवाल किया कि अगर बिहार में आपकी अगली सरकार बनती है, आपके गठबंधन को जीत मिलती है, तो क्या आप तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे? राहुल गांधी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, गोलमोल जवाब दिया और वो बाहर निकल गए। वहीं से साफ पता चल गया कि चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर अभी बात फाइनल नहीं है। कांग्रेस में और आरजेडी में ये बात भी समझ में आई कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार नहीं है। और वहीं से आरजेडी को भी लगने लगा कि अगर चुनाव हम जीत जाते हैं और उसके बाद अगर कांग्रेस तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती है, कांग्रेस कुछ और प्लान करके रखे हुई है, तो मसला ख़राब हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन से पहले ही कांग्रेस से इस बात का वादा कराना होगा, पब्लिक में उनसे कहलवाना होगा कि अगर अगली मर्तबा सरकार बनती है तो फिर तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और उसके बाद लगातार तकरार देखा गया तेजस्वी यादव में, राहुल गांधी में, कांग्रेस में, आरजेडी में, और फाइनली कांग्रेस के लीडर्स को बात माननी पड़ी। और राहुल गांधी अब भी इस फैसले से मुतमईन नहीं है, इस फैसले को उन्होंने एग्री नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यही फैसला करना पड़ा। और अशोक गहलोत जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हैं, वो पटना पहुंचते हैं, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं। पटना के मोरिया होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया अशोक गहलोत ने कि इंडिया अलायंस की जो सरकार बनेगी 2025 के चुनाव में चीफ मिनिस्टर का चेहरा होंगे तेजस्वी यादव। इस फैसले पर किसी को एतराज़ नहीं। मुसलमानों को भी पता है कि उनमें का कोई भी शख्स चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। चीफ मिनिस्टर अगर बनेगा तो लालू यादव की फैमिली का ही बनेगा और मुसलमानों के वोट से बनेगा। मुसलमानों को प्रॉब्लम इस बात की है, मुसलमानों को तकलीफ इस बात की है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी के भी बाज़ाब्ता डिप्टी सीएम बनने का ऐलान कर दिया गया। और अशोक गहलोत ने ही बाज़ाब्ता इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेजस्वी यादव के अलावा मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। और जैसे मुकेश सहनी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने का ऐलान होता है, मुसलमानों में गुस्सा की लहर दौड़ जाती है, मुसलमान परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। मुकेश सहनी जिस कम्युनिटी की, जिस समाज की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, उसकी आबादी, उसका पॉपुलेशन बिहार में सिर्फ
2.6% है। अगर उसको फिगर में देखेंगे तो 34 लाख टोटल आबादी है। इसी बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% यानी 2 करोड़ से ज़्यादा। यादव कम्युनिटी की जो आबादी है बिहार में वो 14% यानी 1 करोड़ 80 लाख के आसपास। तो इन तीनों कम्युनिटीज़ में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, 18% आबादी है। और 14% वाला शुरू से 18% का वोट लेकर बिहार में चीफ मिनिस्टर बनता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, एमवाई समीकरण है और मुसलमानों ने भी इसको मान रखा है कि हमें चीफ मिनिस्टर तो लालू यादव की फैमिली में से ही किसी को बनाना होगा। लेकिन जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आती है तो यहाँ भी किसी मुसलमान का नाम नहीं लिया गया, बल्कि मुकेश सहनी का नाम लिया गया। और यहीं से मुसलमानों का जो गुस्सा है वो भड़क उठा। जनता दल यूनाइटेड ने भी बाज़ाब्ता एक पोस्टर शेयर कर दिया जिसमें लिखा हुआ था 2% वाले को लड्डू और 18% वाले को मिला कद्दू। उसके आगे उस पोस्टर में यह भी लिखा गया कि मुसलमान समाज के लोग बीजेपी के डर से वोट कर रहे हैं कांग्रेस के समर्थन को, कांग्रेस के अलायंस को। इसी तरह कांग्रेस के हवाले से भी लिखा गया, लोगों ने तबसरा किया कि बीजेपी के खौफ में आकर, बीजेपी के दबाव में आकर कांग्रेस आरजेडी की तमाम शर्तों को मान रही है। यह बैकग्राउंड है, यह पस मंजर है इस तस्वीर के वायरल होने का। मैं कल ही इस हवाले से वीडियो बनाना चाह रहा था, गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि मुसलमानों का रद्द अमल क्या है, मुसलमान किस तरह इसको लेते हैं। और पिछले 2 दिनों में जो मैंने देखा तो लगातार लिखा गया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वर्कर हैं, उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो तो लगातार इस तरह का नैरेटिव देते हुए आए हैं कि 18% मुसलमान वाला क्यों कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, उनके समाज को कभी क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, दूसरे लोगों को क्यों ये मौका दिया जाता है। इसलिए बिहार में एआईएमआईएम को लगातार कामयाबी भी मिलती रही है, उनके समर्थकों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जब कल ये ऐलान हुआ तो सिर्फ एआईएमआईएम के वर्करों ने और लीडर ने इस तरह का तबसरा नहीं किया, बल्कि बेशुमार लोगों ने सोशल मीडिया पर इसी तरह की पोस्ट लिखी, इसी तरह का तबसरा किया। और ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को भी कई लोगों ने शेयर किया। लेकिन शौकत अली जो उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के सदर हैं, उनकी पोस्ट सबसे ज़्यादा वायरल हुई। कई सारे मीडिया हाउसेज ने उस पोस्ट पर खबर भी बनाई कि शौकत अली ने ऐसा लिखा कि अगर हम कुछ कहेंगे तो कहेंगे कि देखो अब्दुल ऐसा कह रहा है, अब्दुल को मजबूर किया जाता है बीजेपी से डरकर वोट करने के लिए। एआईएमआईएम के नेशनल स्पोक पर्सन है आसिम वक़ार, उन्होंने भी एक वीडियो जारी की और वीडियो जारी करके वो कह रहे हैं कि 14% वाला, 13% वाला 18% वाले से वोट मांग रहा है, कह कर के हम तुम्हें बीजेपी के डर और खौफ से बचाएंगे। लेकिन यही 13% वाला 2% वाले को, 4% वाले को, 6% वाले को कह रहा है कि आप हमें वोट करो, हम आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और मुसलमानों से कह रहा है कि आप हमें वोट करो, जिनकी आबादी 18% है, हम आपको बीजेपी से बचाएंगे। सुनिए आप आसिम वक़ार को। बिहार में 13% वाले यादव जी 4% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 2% वालों से भी कह रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 6% वालों से भी कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। और वही 13% वाले यादव जी 18% मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। यादव जी, अब आप हमें ना बचाइए, दरअसल अब हम आपको बचाएंगे। और अगर आपको खुद बचना है और मुख्यमंत्री बनना है तो आपको 18% मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। हम मुसलमानों को अकल आ गई है, हम समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, हमें ओहदे पर फायज होना पड़ेगा। और मुसलमानों ने ये बात तय कर ली है कि इस बार डिप्टी सीएम से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। और डिप्टी सीएम बनने के लिए मुसलमानों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ रुख कर लिया है। उनको पता है कि जितनी सीटें एआईएमआईएम जीतेगी उतनी बड़ी ताकत बनेगी। और फिर आप 4% वालों से पहले, 2% वालों से पहले, 6% वालों से पहले फिर आप हमसे पूछेंगे कि भैया हमको बचा लो और हमें मुख्यमंत्री बना दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। आप एमआईएम के आगे झुकेंगे क्योंकि आपको खुद बचना है। और राहुल जी को भी अगर बचना है तो हम बचाएंगे, आप नहीं बचाएंगे। तेजस्वी जी, अखिलेश जी,
ममता जी, आप सबको अगर बचना है अब बीजेपी से, तो आपको हमारी शरण में आना होगा। हम आपको बचाएंगे, आप हमें ना बचाइए। आप हमें ओहदा दीजिए, डिप्टी सीएम दीजिए, और उसके बाद में हम सोचेंगे आपके साथ क्या करना है। कल की पटना में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर पूरे देश की नज़र थी और इंतजार था किसमें क्या फैसला होगा। ये बात सभी को पता थी कि तेजस्वी यादव के चीफ मिनिस्टर बनाए जाने का ऐलान होगा और ये अच्छा फैसला था इंडिया अलायंस का। एनडीए अलायंस को काउंटर करने के लिए, उनसे सवाल करने के लिए कि इंडिया अलायंस का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये सबके सामने आ चुका है। लेकिन एनडीए की जब बिहार में सरकार बनेगी तो अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, अभी तक एनडीए ने वाजे नहीं किया है। जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे। उधर अमित शाह बार बार ये कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, फैसला होगा कौन बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर होगा। यानी बीजेपी अब नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाना नहीं चाहती है और जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स को भी इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है। पिछले दिनों जब अमित शाह ने इसी तरह का एक बयान दिया था आज तक के कनक्लेव पर, उसके मंच पर, तो जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेताओं ने, जिसमें का नाम लल्लन सिंह का भी है, यही कहा कि चीफ मिनिस्टर यकीनन नीतीश कुमार होंगे। लेकिन रिवायत यह है, परंपरा यह है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक दल की बैठक होती है और उसमें तय होता है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। और दरअसल ये कवर करने की कोशिश थी अमित शाह के बयान को। इंडिया अलायंस ने चीफ मिनिस्टर का चेहरा सबके सामने रख दिया, बता दिया कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर होंगे। राहुल गांधी क्यों तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना नहीं चाहते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, या फिर क्यों कांग्रेस पहले चीफ मिनिस्टर का फेस नहीं लाना चाहती थी, आगे इसकी भी तफसील सामने आ जाएगी, अंदरूनी कहानी क्या है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को तमाम लोगों का सपोर्ट नहीं मिल सकता, हिमायत नहीं मिल सकती, इसलिए राहुल गांधी तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर का फेस बाज़ाब्ता पहले घोषित नहीं करना चाह रहे थे। अब ये सब हो गया, लेकिन सवाल यही कि मुकेश सहनी को आखिर किस बुनियाद पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया गया। मुकेश सहनी का योगदान क्या है बिहार की सियासत में, मुकेश सहनी कौन है, ज़रा आप उसको समझ लीजिए। मुकेश सहनी जिस कम्युनिटी की, जिस समाज की नुमाइंदगी करते हैं उसको निषाद कहा जाता है, मल्ला भी कहा जाता है, और इसकी आबादी बिहार में सिर्फ 2.6% है। मल्ला की कुछ दूसरी कम्युनिटीज़ भी पाई जाती है, उसमें नोनिया है, दूसरी कम्युनिटी है, और उन सबको मिलाकर इनकी जो पॉपुलेशन है वो 8% हो जाती है। लेकिन मुकेश सहनी जिसकी नुमाइंदगी करते हैं वो सिर्फ 2.6% है। टोटल आबादी इनकी है 34 लाख। उधर बिहार में मुसलमानों की आबादी है 18% और इसको अब काउंट करेंगे तो ये आबादी हो जाती है 2,31,00,000, यानी 23 मिलियन बिहार में मुसलमानों की आबादी है। और यादव कम्युनिटी की आबादी बिहार में 14% है, यानी 1,86,00,000, या इसको मिलियन में आप काउंट कर सकते हैं 18 मिलियन। और ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी यादव समाज की पाई जाती है। अब मुकेश सहनी का बिहार की सियासत से ज़्यादा पुराना रिश्ता नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के दरभंगा ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाला है। मुंबई में बॉलीवुड में इसका काम था, कई फिल्मों में इसने छोटा मोटा किरदार अदा किया है। इसके कंपनी भी बॉलीवुड को लेकर मौजूद थी। उसके बाद 2015 में यह शख्स बिहार आता है और इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक संस्था बनाई जिसका नाम ही था निषाद विकास कुछ करके। उसके बाद इसने 2018 में एक पार्टी लॉन्च की और उसका नाम रखा विकासशील इंसान पार्टी, जिसको VIP पार्टी बिहार में कहा जाता है। 2018 में इसने बनाया, 2019 में ही बाज़ाब्ता ये गठबंधन का हिस्सा बन जाता है। 2020 में कभी ये इंडिया अलायंस यानी आरजेडी के गठबंधन में था, कभी बीजेपी के साथ जा रहा था और ये दोनों तरफ खेल रहा था। इधर के लोगों को कह रहा था कि हमें इतनी सीटें दो और यहाँ सीटें नहीं मिल रही थी तो फिर ये वहां जा रहा था। आपने देखा होगा 2020 में तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसने हंगामा किया और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर ये भाग जाता है कि हमें जलील किया गया, हमें उतनी सीटें नहीं दी गई। और फिर जाकर इसने एनडीए अलायंस को, बीजेपी के अलायंस को ज्वाइन कर लिया और वहां से इसको 8 सीटें दी गई। लेकिन जितने लोग इसकी पार्टी से चुनाव लड़े थे वो सब के सब बीजेपी में चले गए। अब इसका कहना है कि बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ दिया, इस मर्तबा भी ये बीजेपी
बीजेपी में जाना चाह रहा था, लेकिन बीजेपी ने इसको लिया नहीं। बीजेपी ने इसको धुतकार दी और कहा इंडिया अलायंस में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उसके बाद ये तेजस्वी यादव के साथ मिल जाता है और आरजेडी ने इसको अपने अलायंस में शामिल कर लिया। 15 सीटें इंडिया गठबंधन ने मुकेश सहनी को दे दी है। और अब उससे बड़ी बात यह है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इसको बाज़ाब्ता चेहरा बना दिया गया। जिस कम्युनिटी की यह बंदा नुमाइंदगी करता है, उस कम्युनिटी का इतिहास क्या है उसे जान लीजिए। कल मैंने ट्विटर पर, फेसबुक पर इस हवाले से लिखा भी था, बिहार में जितने दंगे होते हैं, बिहार में जितने फसाद होते हैं, बिहार से बार बार तस्वीरें सामने आती है, वीडियो सामने आती है जिसमें देखा जाता है मस्जिद के सामने कोई जाकर तमाशा कर रहा है, मस्जिद के मीनारों पर भगवा झंडा लगा रहा है, मस्जिद के सामने जाकर वो मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहा है। और इस तरह करने वाले जितने लोग बिहार में होते हैं वो इसी मुकेश सहनी के ग्रुप के लोग होते हैं। जिस समाज की नुमाइंदगी के दावा करता है उसी समाज के ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग बिहार में इस तरह की हरकतें करते हैं। इसको वाज़े लफ्ज़ों में और दो टोक अंदाज में आप समझिए कि बिहार में जो बजरंग दल है, बिहार में जो बीजेपी है, या बिहार में इस तरह की जितनी संस्था है जिसके लोग गुंडागर्दी करते हैं, वसूली करते हैं, मुसलमानों पर अटैक करते हैं, या गाय के नाम पर दूसरे नामों पर मुसलमानों को मारते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, उन सब में इसी समाज के लोग मुलव्विस होते हैं। बजरंग दल के जितने मेंबर आपको मिलेंगे, जितने लोग भगवा झंडा लहराकर मुसलमानों को डराने का काम करते हैं, उन सब में इसी समाज के लोग पाए जाते हैं। बिहार में बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है उसमें सबसे बड़ा यही समाज है। उसके अलावा फिर तेली समाज है, दूसरे समाज के लोग हैं। ओबीसी पूरा का पूरा एक तरह से बीजेपी के साथ जा चुका है। ओबीसी में सिर्फ यादव ऐसी कम्युनिटी है जिसकी 40% आबादी खुलकर बीजेपी के साथ है और 60% आबादी आरजेडी के साथ है। लेकिन वो भी खुलकर नहीं, जहां कहीं भी बीजेपी यादव को उम्मीदवार बना देती है तो वहां पर यादव समाज के लोग भी फिर आरजेडी को वोट नहीं करते, बल्कि वो बीजेपी के यादव कैंडिडेट को ही वोट करते हैं। तो बिहार में मुसलमानों की ही 100% वफादारी है आरजेडी के साथ, बकिया कम्युनिटीज़ की वफादारी नहीं है। ऐसे में जब किसी मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऐलान आरजेडी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, मुकेश सहनी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने का ऐलान कर दिया, तो गुस्सा आना लाजमी है और इसी गुस्से का मुसलमान इजहार कर रहे हैं। और जब सोशल मीडिया पर लगातार मुसलमानों ने गुस्से का इजहार किया, रद्द अमल का इजहार किया, लगातार लोगों ने लाइव डिबेट में आकर बोलना शुरू किया, उसके बाद आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जाता है, एनआई के एक रिपोर्टर को बुलाकर बाज़ाब्ता कहा जाता है कि सिर्फ एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश सहनी को नहीं बनाया जाएगा, बल्कि मुसलमानों में से भी एक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, जो दूसरी कम्युनिटी है उसमें से भी एक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। आरजेडी ने फिर वजाहत की और कहा कि 3-4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के कोटे से बनाया जाएगा, एक मुकेश सहनी का नाम सामने आ चुका है, उसके बाद एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आरजेडी के कोटे से भी बनाया जाएगा और आरजेडी के कोटे से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा वो मुसलमान होगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर उठाकर देख लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंटर में अशोक गहलोत बैठे हैं, तेजस्वी यादव बैठे हैं, मुकेश सहनी बैठे हुए हैं, दूसरे लीडर्स बैठे हुए हैं और बिल्कुल किनारे में अब्दुल बारी सिद्दीकी को जगह दी गई है। यानी मुसलमानों के लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, कभी मुसलमानों को मकाम नहीं देते। साल 2015 में जब सरकार बनी थी आरजेडी और जेडीयू के अलायंस की, तो उस मौका पर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया तेजस्वी यादव को। उस मौका पर भी मुसलमानों ने मुतालबा किया, सब लोगों ने अपील की कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए था। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2020 के बाद एक मरतबा फिर जब सरकार बनती है आरजेडी और जेडीयू की अलायंस की, हालांकि सरकार कुछ ही महीनों के लिए थी, उस वक्त भी मुतालबा था कि तेजस्वी यादव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के बजाय ये चांस और मौका किसी मुसलमान को मिलना चाहिए। उनका योगदान है, उनका किरदार है आरजेडी को यहाँ तक पहुँचाने में, लेकिन सिरे से इस तरह के मुतालबे को खारिज कर दिया गया और अब लगातार मुसलमानों को डाउन किया जा रहा है। टिकट की तकसीम में भी मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया और अब जब ओहदा देने की बात आई है तो वहाँ मुसलमानों को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया गया। पिछले कई दिनों से बातें सामने आ रही है कि आरजेडी ने बिहार की 243 सीटों में से अकेले 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है और सिर्फ 18 मुसलमानों को आरजेडी ने टिकट दिया है, जो 12% होता है। दूसरी तरफ
51 से ज़्यादा यादव को आरजेडी ने टिकट दिया है, जो 36% होता है। तो जिसकी आबादी ज़्यादा, जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा, उसको टिकट कम मिल रहा है, और जिसकी आबादी कम उसको टिकट ज़्यादा मिल रहा है। जिसकी वफादारी 100% उसको टिकट कम, जिसकी वफादारी सिर्फ 50-60% उसको टिकट ज़्यादा। ये मुसलमानों के गुस्से की वजह है, ये मुसलमानों का दर्द है। दूसरी तरफ मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और मुसलमानों की इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। अब बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से, राइट विंग की तरफ से सोशल मीडिया पर यह लिखा जा रहा है कि मुसलमानों ने बीजेपी से डरकर आरजेडी और कांग्रेस को वोट करना शुरू किया, और उसका नतीजा यह है कि आरजेडी कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का वोट ले रही है, उनको सियासत में, इक़्तिदार में हिस्सेदारी नहीं दे रही है। 18% मुसलमानों का वोट, मुसलमानों के वोट से तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा है, और मुसलमान महज बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहा है। बार बार मुसलमानों को कहा भी जाता है कि मुसलमानों, किसी को जिताने के लिए वोट करो, ना किसी को हराने के लिए वोट करो, बल्कि हमेशा वोट खुद को जीतने के लिए करो। लेकिन सियासत के मौका पर मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं की जाती, मुसलमानों को गाइड नहीं किया जाता, मुसलमानों को बताया नहीं जाता। अब इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के जो नौजवान हैं, बिहार और देश भर का जो यूथ है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है, परेशानी का शिकार है, कन्फ्यूज़न है, और हमारी टॉप लीडरशिप की तरफ से कोई रहनुमाई नहीं की जा रही है। न तो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, न ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, न ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल की तरफ से, न ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत, जमात इस्लामी हिंद या IPCR या जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, MCR, इन सब की तरफ से इस मौका पर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि मुसलमानों को करना क्या है, मुसलमानों को वोट क्या करना है। बीजेपी का डर है, बीजेपी का खौफ है, और यही सोचकर आम मुसलमान वोट कर देते हैं कि हमें टिकट मिला नहीं मिला, हमें कुछ मिला नहीं मिला, हमारे इलाके में विकास हुआ नहीं हुआ, उससे हमें मतलब नहीं है, हमारे लोगों को नौकरी मिली नहीं मिली, उससे हमें मतलब नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ बीजेपी को हराना है, बीजेपी के ख़िलाफ़ जो उम्मीदवार मजबूत है उससे वोट करना है। ये आम मुसलमानों की जहनीत है, और इसी सोच के साथ आम मुसलमान वोट करता है। तो क्या मुसलमान हमेशा इसी तरह वोट करता रहेगा? एक तरफ मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, मुसलमानों के इलाके में काम नहीं किया जाएगा, मुसलमानों को ओहदा नहीं दिया जाएगा, और दूसरी तरफ मुसलमानों का डर और खौफ दिखाया जाएगा, और फिर मुसलमान वोट बैंक बनकर रह जाएगा। ये सिलसिला कब तक रहेगा? देश के टॉप लीडर्स को, मुस्लिम कायदीन को आगे आना होगा, खुलकर रहनुमाई करनी होगी। इन सेकुलर पार्टियों के लीडर से मुसलमानों के लीडर को बातचीत करनी होगी, उनसे सवाल करना होगा, पूछना होगा, आप 2% वाले को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं और हम 18% की आबादी की नुमाइंदगी करते हैं, हमारे पास कोई ओहदा क्यों नहीं, हमें बराबर की नुमाइंदगी क्यों नहीं, हमें कब तक सिर्फ दरी बिछाने वाला और वोट बैंक समझ के रखा जाएगा? इस वीडियो में इतना ही। आप किस बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।